Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed. In last video we have proved a theorem related to linearly dependent vectors that if S is a set of some non-zero vectors of a vector space V over F, then अगर V over F कोई सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है और S V के कुछ अशून्य सदिशों का समुच्चय है, तब S LD होता है यदि और केवल यदि S का कोई ना कोई एक सदिश अल्फा के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का रैखिक संचय हो। ये थ्योरम थी। इसी से मिलती जुलती थ्योरम हम आज ले रहे हैं। फ़र्क केवल यह है, वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि S LD होगा यदि और केवल यदि S का कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पर हम कर रहे हैं S LD होगा यदि और केवल यदि S का कोई वेक्टर या S के कुछ वेक्टर्स S के शेष वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन हो। दैट इज S will be LD if and only if some vectors of S are linear combinations of remaining vectors of S। तो पिछली थ्योरम में तो कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती यानी उससे पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बताना था, और इसमें हमें केवल ये बताना है कि कोई वेक्टर समुच्चय के बाकी वेक्टर्स का यानी शेष वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ें पहले। यदि S बराबर सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n किसी सदिश समष्टि V ओवर F के कुछ शून्येतर यानी अशून्य यानी नॉन ज़ीरो सदिशों का समुच्चय है, तब S LD होगा। ये स्टेटमेंट हो गया, S LD होगा। उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? यदि और केवल यदि S के कुछ सदिशों को शेष सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो इसके प्रूफ पर आएं। पहले जो हमें स्टेटमेंट में या थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है उसको लिख लिया। हेयर V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस एंड S इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n V ओवर F के कुछ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सेट है। यानी ये जितने भी वेक्टर्स हैं S में वो सब नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, यानी अल्फ़ा I इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर फॉर ऑल I इज़ इक्वल टू 1 to n, वेयर ज़ीरो बार मीन्स ज़ीरो वेक्टर ऑफ दिस सेट, ज़ीरो वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। यहाँ पे V ज़ीरो बार जो है इस सदिश समष्टि V ओवर F का ज़ीरो वेक्टर है। तो ये हमने जो कुछ उपलब्ध है वो लिख दिया। V एक वेक्टर स्पेस और S उसका एक सेट ऑफ सम नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। क्योंकि यदि और केवल यदि के रूप में थ्योरम है, दोनों साइड से प्रूव करनी होगी। एक बार स्टेटमेंट को सही मान के और कंडीशन को प्रूव करें, और एक बार कंडीशन को सही मान के स्टेटमेंट को प्रूव करें। तो पहले हम स्टेटमेंट को सही मानकर और कंडीशन को प्रूव करना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट यह है कि S LD है। तो मान लिया कि S LD है, पहले माना S LD है, तो तुरंत S के LD होने का अर्थ क्या होता है वो लिख दिया। LD यानी कि रैखिकता आश्रित, लीनियरली डिपेंडेंट होने का अर्थ ये होगा कि अगर S LD है तो S के सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन
भी ज़ीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त होगा जिसमें जितने गुणांक लिए गए हैं उनमें कम से कम एक अशून्य होगा, यानी ऐसे गुणांक मौजूद होंगे। तो उस बात को लिखा है, देयर एग्जिस्ट कोफिशिएंट्स a1 अप टू an इन f, यानी फील्ड में ये कुछ गुणांक ऐसे मौजूद होंगे कि इनमें कम से कम एक गुणांक अशून्य भी होगा, और उस अशून्य गुणांक को हमने एक नाम दे दिया है ak। मान लो कि वो अशून्य गुणांक ak है, तो कम से कम एक गुणांक अशून्य होगा और इन गुणांकों से बना समुच्चय S के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर भी होगा। तो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया a1 अल्फ़ा 1 अप टू a2 अल्फ़ा 2 एंड लास्ट an अल्फ़ा n। इसमें बीच में हमने केवें स्टेप को शो करने के लिए उससे जस्ट पहले वाला स्टेप भी दिखा दिया है और उसके जस्ट बाद वाला स्टेप भी दिखा दिया है। तो ये क्या हो गया, बन गया समुच्चय S के सभी सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो ज़ीरो वेक्टर के बराबर है, और इस कॉम्बिनेशन में जितने गुणांक हैं उनमें कम से कम एक अशून्य अवश्य होगा, और वो अशून्य गुणांक को हमने नाम भी दे दिया है ak। यानी इनमें से केवा गुणांक हम मान के चल रहे हैं कि अशून्य है, और भी कुछ अशून्य हो सकते हैं लेकिन कम से कम ak तो अशून्य है ही। तो अगर s LD है तो ऐसा होगा ही, ये LD होने का अर्थ है, हमने बहुत बार लिखा है, जब भी कोई समुच्चय हमें LD गिवन होता है तो उसका अर्थ हम यही लिखते हैं कि उस समुच्चय के सदिशों का ऐसा कॉम्बिनेशन भी ज़ीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त होता है जिसमें कम से कम एक गुणांक अशून्य होता है। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब हम इस इक्वेशन को अल्फ़ा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस केथ टर्म को केवें पद के अलावा बाकी सारे पदों को राइट हैंड साइड में भेज दें, तो ये उधर माइनस होकर चले जाएंगे। a के अल्फ़ा के इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस a1 अल्फ़ा 1, ये सेकंड टर्म राइट साइड में जाएगी, माइनस a2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन, k माइनस 1वीं टर्म, उसके बाद k प्लस 1वीं टर्म और nth टर्म, ये सब राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो a के अल्फ़ा के की ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ जो a के कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है, और जब कोई स्केलर नॉन ज़ीरो होता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फील्ड में विद्यमान होता है। तो ak इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ak माइनस 1 या ak की पावर माइनस 1 अर्थात ak का इन्वर्स फील्ड में होगा। तो ये जो स्टेप हमें प्राप्त हो रहा है, इससे हमें अल्फ़ा के की वैल्यू निकालनी है, यानी ak को हटाना है, और इसलिए इस पूरी इक्वेशन को ak के प्रतिलोम यानी ak इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसमें हर स्टेप को ak इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ak इन्वर्स इंटू ak अल्फ़ा के, इसको ak इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ ak इन्वर्स a1 अल्फ़ा 1, ये स्टेप हो जाएगा माइनस ऑफ ak इन्वर्स a2 अल्फ़ा 2, ये स्टेप हो जाएगा माइनस ऑफ ak इन्वर्स ak माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1, ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ ak इन्वर्स ak प्लस 1 अल्फ़ा k प्लस 1। इसी तरह से लास्ट स्टेप को भी ak इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ ak इन्वर्स an अल्फ़ा n। अब हम जानते हैं कि फील्ड के एलिमेंट और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, फील्ड की यूनिटी या फील्ड का गुणनतत्समक ak इन्वर्स इंटू ak ये 1 होता है, और 1 इंटू अल्फ़ा के ये अल्फ़ा के ही होता है। ये फील्ड यहाँ पर बीच में वेक्टर स्पेस की बाह्य संक्रिया है, एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो ak इन्वर्स इंटू ak 1 हो गया, और 1 इंटू अल्फ़ा के ओनली अल्फ़ा के हो गया, और राइट हैंड साइड में इस तरह से शो कर दिया है कि कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट में रख दिया है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप जो है उसमें माइनस AK इन्वर्स A1 ये सब स्केलर है और वेक्टर अल्फ़ा 1 है, तो माइनस ऑफ AK इन्वर्स A1 अल्फ़ा 1। इसी तरह से सेकंड स्टेप में स्केलर्स को ब्रैकेट में रख दिया, माइनस को भी अंदर ही ले लिया तो यहाँ प्लस दिखा दिया, तो माइनस AK इन्वर्स A2 अल्फ़ा 2, ये
ब्रैकेट में जो है वो सब स्केलर है और ये वेक्टर है एंड सो ऑन। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, अल्फ़ा के इज इक्वल टू, अल्फ़ा के किसके बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसको हम शब्दों में क्या कह सकते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो गुणांक हैं, स्केलर हैं, और ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा के माइनस 1, उसके तुरंत बाद अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक, ये सब वेक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा के किन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया किन का, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा एन तक, बीच में अल्फ़ा के नहीं है। तो इस स्टेप को हम कह सकते हैं कि इससे क्या हमारे पास आ गया कि एस का सदिश अल्फ़ा के शेष सदिशों, शेष सदिश कौन से होंगे, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक और उसके बाद अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक का रैखिक संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अल्फ़ा के अलावा एस के सभी वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक और फिर अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक। तो ये प्रूव हो गया, यानी हमने इस पार्ट में एस को एल डी माना था और एस को एल डी मानकर ये प्रूव कर दिया कि एस का एक वेक्टर अल्फ़ा के एस के शेष सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम इस थ्योरम के रिवर्स पार्ट पर आए, तो रिवर्स पार्ट में ये तो हमें मान लेना है, जो कंडीशन दे रखी थी वो तो मान लेनी है और स्टेटमेंट को प्रूव करना है। कंडीशन ये कि एस के का कोई सदिश या कुछ सदिश शेष सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऐसा तो हम मान के चलें और प्रूव ये करें कि तब एस एल डी होगा। विलोमते माना एस का कोई सदिश अल्फ़ा के शेष सदिशों का एलसी है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अल्फ़ा के लिए शेष सदिश कौन से हो जाएंगे, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक और अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक। तो हमने ये तो अब मान के चल रहे हैं कि अल्फ़ा के वाला जो वेक्टर है वो शेष सदिशों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा के इस रूप में होगा, इसमें राइट हैंड साइड में समुच्चय एस के अल्फ़ा के को छोड़कर बाकी सारे वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक और अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक, और ये b1 b के माइनस 1 b के प्लस 1 bn ये जो भी हैं वो कोई ना कोई स्केलर होंगे, यानी जहाँ सभी bi यानी ऑल कोफिशिएंट्स बिलोंग टू f। तो अगर s का कोई सदिश अल्फ़ा के शेष सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो अल्फ़ा के इस रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब अल्फ़ा के को भी इसी साइड ले लो तो ये माइनस अल्फ़ा के आ जाएगा और उसको यहाँ अल्फ़ा के प्लस 1 और अल्फ़ा के माइनस 1 और अल्फ़ा के प्लस 1 वाले दो पदों के बीच में एडजस्ट कर दें तो ये स्टेप ऐसे हो जाएगा, b1 अल्फ़ा 1 अपनी जगह अप टू b के माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1 अपनी जगह। उसके बाद यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड से आई टर्म है, माइनस ऑफ अल्फ़ा के था, -1 कोफिशिएंट के रूप में दिखा दिया और बाकी के ये पद अपनी जगह, तो दूसरी साइड जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी पक्षांतरण कर दिया, अल्फ़ा के को भी इसी साइड ले लिया और उसको अपनी जगह पर फिट कर दिया। अब ये जो स्टेप आ गया ये किससे आया, जब हम ये मान के चलें कि एस का कोई सदिश अल्फ़ा के एस के शेष सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उससे ये स्टेप आया और उसको अल्फ़ा के को पक्षांतरण करके इसी साइड ले लिया, तो ये स्टेप आ गया। ये जो स्टेप आया अब इसका हम विश्लेषण करें कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में समुच्चय एस के सभी वेक्टर्स हैं कंटिन्यूसली, मतलब अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1, फिर अल्फ़ा के भी है, फिर अल्फ़ा के प्लस 1 से अल्फ़ा एन तक, यानी अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा एन तक सभी वेक्टर्स हैं एस के। तो ये एस के सभी वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर यहाँ प्राप्त हो चुका है। और इस कॉम्बिनेशन में जितने गुणांक हैं उनमें अशून्य गुणांक भी मौजूद है। b1 b के माइनस 1 b के प्लस 1 bn, इनके बारे में तो हमें पता नहीं है कि ये गुणांक शून्य है या अशून्य है, लेकिन ये वाला गुणांक तो हमें अशून्य दिख ही रहा है। ये तो दिख रहा है कि अल्फ़ा के वाला जो वेक्टर है उसका जो गुणांक है वो -1 है, यानी अशून्य है, यानी कम से कम एक गुणांक अशून्य यहाँ मौजूद है और एस के सभी सदिशों का कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि अल्फ़ा के का गुणांक -1 अशून्य है, इससे सिद्ध हो गया कि एस एल डी है। एल डी की यही परिभाषा होती है, अगर हमें किसी
समुच्चय को LD प्रूव करना हो तो उसका यही तरीका होता है कि हम उस समुच्चय के सदिशों का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना के बता दें जो ज़ीरो वेक्टर के बराबर भी आता हो और उस कॉम्बिनेशन में जितने गुणांक काम में लिए गए हों उनमें कम से कम एक अशून्य हो। तो वैसा यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो ये थ्योरम का रिवर्स पार्ट हो गया। पहले हमने S LD है माना और प्रूव किया कि S के कुछ ना कुछ सदिश यानी कोई ना कोई सदिश अपने शेष सदिशों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमने ये मान लिया कि S का कोई सदिश शेष सदिशों का कॉम्बिनेशन है, तब प्रूव कर दिया कि S LD होगा। तो इस तरह से थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा हुआ। तो इस थ्योरम का प्रूफ पूरा हुआ। इस थ्योरम और इससे जस्ट पहले जो हमने पिछले वीडियो में थ्योरम प्रूव की थी, दोनों में क्या अंतर है अगर हम उसकी तुलना करें तो अंतर केवल यह है कि वहाँ तो हमें ये प्रूव करना होता है कि S के LD होने पर S का कोई ना कोई सदिश ऐसा ज़रूर होगा जो उससे पहले आने वाले वेक्टर्स यानी उसके पूर्ववर्ती वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। एंड कन्वर्सली यहाँ पर पूर्ववर्ती की बजाय रिमेनिंग ऑल, बस इतना ही फर्क है। इसमें प्रेसिडिंग्स और इसमें रिमेनिंग ऑल, इसमें पूर्ववर्ती और इसमें शेष। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी रैखिकतः स्वतंत्र एंड लीनियरली डिपेंडेंट यानी रैखिकतः आश्रित अर्थात LI एंड LD से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हमने प्रूव की हैं। हमने प्रूव किया था कि अगर सुपरसेट A और उसका सबसेट B, तो सुपरसेट के LI होने पर सबसेट भी LI होता है। और इसी थ्योरम की कंट्रोपोजिशन या प्रतिस्थिति ये बनती है कि सबसेट के LD होने पर सुपरसेट भी LD होता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती वाली थ्योरम की थी, ये भी प्रूव किया था कि अगर कोई सेट ऐसा है वेक्टर्स का जिसमें एक ज़ीरो वेक्टर मौजूद है और बाकी कितने भी वेक्टर्स मौजूद हैं, ये सेट ऑलवेज LD होगा। यानी एनी सेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर इज ऑलवेज LD। ये भी प्रूव किया था कि एक सिंगल वेक्टर का सेट हो और वो सिंगल वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो ये सेट हमेशा LI होगा। तो इस तरह से हमने वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट के LI और LD होने से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी वो कर ली हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में LI और LD के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।